यदि कोई मेरे से पूछता है कि मैं NaCl को पानी में घोलता हूँ और KCl को पानी में घोलता हूँ, दोनों कंडक्टर है, आयनिक कंडक्टर है, वो दोनों आयनिक चालक है, पानी में जाकर आयंस देंगे और वो आयन अच्छे से पानी में चालकता का काम करेंगे। और क्योंकि आप जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो आयन मूव होंगे और कंडक्टर का काम करेंगे। लेकिन पूछा ये गया है मेरे से कि कौन अच्छा चालक है, कौन अच्छा कंडक्टर है, तो मैं बोलूँगा आप जाओ और इसकी कंडक्टिविटी बताओ क्या है। शायद मैं कंडक्टिविटी से जस्टिफाई कर पाऊँ कि कौन अच्छा कंडक्टर है। अब कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है तो चलिए सीखते हैं। मैं नवीन जोशी कंटिन्यू करता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बहुत ही अच्छा पोर्शन है क्या, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं ये आयनिक सब्सटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी अपनी हेडिंग है, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट की जाए, कंडक्टिविटी कैसे ज्ञात की जाए, तो चर्चा करते हैं। सुनना आप सब लोग यदि फिजिक्स में एक बार भी 12th क्लास में अपने इलेक्ट्रो वाला पोर्शन पढ़ाओगे तो वहाँ पर सबका फेवरेट एक हेडिंग आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। यदि आप व्हीट स्टोन ब्रिज जानते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये किसी भी आपको 12th के प्रैक्टिकल में भी करवाया जाता है। ये कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए कोई वायर दिया जाएगा और उस वायर का रेजिस्टेंस आपको नहीं पता होगा और पूछेगा इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको बोला जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज से आप चेक करो, और इजीली उससे चेक हो जाता है। एक्चुअली व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करना होता है और उस बैलेंस से उसका एक फॉर्मूला होता है, वो लगाना होता है, इसकी हेल्प से अपन लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं। आपको आयनिक कंडक्टर दे दिया जाए तो मैं क्या बोलूंगा, यदि आपके पास कोई आयनिक कंडक्टर है तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज में लेके जाइए, उसको सेट कीजिए और जो उसका रेजिस्टेंस आए, और क्योंकि तुम्हें रेजिस्टेंस इससे निकाल लोगे व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से, और सेल पर सेल कांस्टेंट लिखा हुआ होगा, उसकी हेल्प से आप अपने जो पीछे जस्ट लेक्चर में सीखा था कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाता है, यदि आपको रेजिस्टेंस पता है और यदि आपको सेल कांस्टेंट पता है, तो उसकी चर्चा करते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। चलो देखिए, तो इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज, देखना सिंपल सा, तो ट्राई करता हूँ अच्छा बनाने का। ठीक है, और रहा इस साइड, तो इस साइड में लगाता हूँ कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, बीच में लगा होता है इसके गैल्वेनोमीटर, जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है इससे करंट का। ये एक भी पोटेंशियल पॉइंट को अपने को सेट करना होता है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है R3, जो कि चेंज होता है, इसको चेंज किया जा सकता है। और ये जो मेरा कंडक्टर, जो भी आयनिक कंडक्टर रखा है, इसका R4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इस पे अपन क्या करते हैं, इस तरह से वेरी करते हैं ताकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जिस इंस्टेंट पर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, इस टाइम पर बोलते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन 0 से हो जाता है। तब इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो जो होता है, इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो पे इक्वल होता है। वापस सुन लो, अपन क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की हेल्प से ये फिक्स है, ये फिक्स है, और ये दोनों नोन है, ये अननोन है और ये वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल तो है, लेकिन अपन इसकी वैल्यू देख सकते हैं कैसे बदल रही है। उसके लिए अलग अलग पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम में लिया जाता है, रियोस्टर्स काम में लिया जाता है। तुम लैब में जाके देखोगे ये वेरिएबल रजिस्टर कैसे काम करता है। तो एक्चुअली इन दोनों की रेटिंग अपने को पता होगी और इसको इस तरह से अपन एडजस्ट करेंगे ताकि इस अननोन वेरिएबल के साथ, इस अननोन रेजिस्टेंस के साथ गैल्वेनोमीटर जो है 0 डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब करंट का फ्लो 0 पता है। इस दोनों ए और बी पॉइंट के अलोंग, मतलब ये इक्वी पोटेंशियल पे आ जाए, और जैसे ही इक्वी पोटेंशियल पे आएंगे तो इन दोनों का रेशियो जो है, इन दोनों का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और ये अपन ने सेट किया, अपन ने देख के सेट किया होगा किस वैल्यू पर इक्वल हो रहा है, तो अपने को R3 भी नोन होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, जिस पॉइंट पर आप करोगे बैलेंस R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ठीक है, तो R4 जो है वो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड रखा, इसको इस साइड लेके गया, तो R4 क्या आ जाएगा, R3 इंटू R2 अपॉन R1। अब सोचो यदि आपने R4 निकाल लिया तो R4 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ आयोनिक कंडक्टर, आयोनिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। अब सोचो आयोनिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता चल गया और इस सेल पे इसका सेल कांस्टेंट भी लिखा है क्या, L बाई ए सेल कांस्टेंट इज गिवन,
सेल कांस्टेंट इज नोन, ये अपने को नोन है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो कप्पा है वो क्या आया G.L/A, ठीक है। और कप्पा बोले तो इसकी कंडक्टिविटी जो है के यहाँ लिख देना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं, अपन चर्चा कर ली। जो के है कप्पा है वो अपन R4, क्योंकि R4 पे चर्चा हो रही है, इंटू L/A। तो R4 आपको पता है, इसका सेल कांस्टेंट आपको पता है, इससे कप्पा नहीं आ जाएगा क्या। तो इस तरह से अपन किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इससे पता चल जाए कौन अच्छा कंडक्टर है कौन बुरा कंडक्टर है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं, सबसे पहला चेंज, यहाँ पर जो डीसी का बैटरी लगा हुआ है, ये जो बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी डीसी वोल्टेज की लगी हुई है। लेकिन डीसी वोल्टेज की यदि बैटरी लगी हुई होगी तो एक दिक्कत आने वाली है, क्या, उससे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाए। क्यों, मैंने आपको समझाया था कि सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस का केस हो जाएगा जब दो मेटल्स की जो रोड है ये वाली, एक आयनिक सॉल्यूशन सेपरेटेड है जिसके अराउंड एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला चेंज क्या किया गया, डीसी करंट को हटाया गया और एसी करंट लगाया गया, ठीक है। सबसे पहला चेंज, एसी करंट को काम में लिया गया। अब एसी करंट जब काम में लोगे तो फिर एक दिक्कत है, क्या, एसी करंट इज यूज्ड, बट एसी करंट जो आप काम में ले तो वो 50 हर्ट्ज की होती है। और 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलती है। सोचो क्या इतना बड़ा आयन जो डिफ्लेक्शन शो कर पाएगा क्या, या सॉरी जो आयन है इतना 1 सेकंड 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएगा क्या, नहीं भाई नहीं। तो अपने को एसी 50 हर्ट्ज की काम में लेंगे तो दिक्कत, डीसी काम में लेंगे तो दिक्कत। तो अपन ने क्या चेंज किया इसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट में अपन ने एसी काम में ली लेकिन फ्रिक्वेंसी कम करी ताकि नेट मूवमेंट कुछ आ जाए। तो AC current is used with frequency of 3 to 4 हर्ट्ज, मतलब 3 से 4 हर्ट्ज की काम में लो तो कोई दिक्कत नहीं, नेट फ्लो भी हो जाएगा और आपका कम हो जाएगा। दूसरा चेंज क्या किया गया, देखना, सुनना, इस पर जो ये कोई चांस ना हो कि इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हम लोग कि इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में हिस्सा ले। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी। प्लेटिनम ब्लैक हाईली इनर्ट होता है, प्लेटिनम से भी ज्यादा इनर्ट होता है। तो प्लेटिनम ब्लैक पाउडर इज यूज्ड इन बोथ साइड ऑफ कंडक्टिविटी सेल। थर्ड, ये भी अच्छी चीजें सुनना, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाना अच्छा काम नहीं है। यदि जब भी आप एसी करंट काम मिलो ना तो फिजिक्स वालों से पूछना, या फिजिक्स हम भी बता देंगे इतना तो, कि एसी करंट में गैल्वेनोमीटर कभी काम में नहीं लिया जा सकता। एसी करंट में गैल्वेनोमीटर काम में नहीं लिया जा सकता। अब सोचो कि यहाँ पर एसी करंट आपने फ्लो तो कर दी, लेकिन एसी करंट में जब गैल्वेनोमीटर काम में नहीं आएगा तो आपको ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट का कैसे पता चलेगा, या जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा। तो इसकी जगह भी एक काम में लिया गया कि गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस किया एक साउंड डिवाइस से, जो कि इक्विपोटेंशियल होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करती है या एक फ्रीक्वेंसी की साउंड लगाती है। हेडफोन लगा दिए यहाँ पर, इतना समझ लो, यहाँ पर एक डिवाइस लगा जहाँ से हेडफोन कनेक्टेड था, और जैसे ही बैलेंस होता था आवाज आने, टू की आवाज आने लग जाती है। आगे बात समझ में, तो मैं क्या बोलूंगा, गैल्वेनोमीटर इज replaced by sound device with sound frequency of 500 या 550 या 550 बोलते हैं, 550 हर्ट्ज टू 5000। मतलब साउंड जो काम में आएगी ना इसमें, वो साउंड इतनी होनी चाहिए कि एक बूढ़े आदमी को सुनाई दे दें, कम से कम इतनी होनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि कान भी फट जाए। तो इतनी सेट की गई है कि सबको ऑडिबल हो, ठीक है। एंड फोर्थ चेंज क्या है, जो भी पानी काम में लिया जाएगा वो प्योर H2 होना चाहिए, प्योर H2 डिस्टिल वाटर, मतलब इसमें कोई दूसरा आयन नहीं होना चाहिए। वो डिस्टिल वाटर नहीं जो दुकानों में 10-10 रुपये मिलता है, वो डिस्टिल वाटर, इसमें बहुत सारा आयन हो तो नाम ऐसे ही पानी भरा बोतल डिस्टिल लिखा और टिपाया,
डिस्टिल वाटर एक्चुअल जो प्योर वाटर उसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं हो रही। क्यों सर, दिक्कत क्या है? सोचो आप NaCl का चेक कर रहे हो, NaCl डाल के आप पानी लिया सिंपल आपने घर पर और उसमें NaCl मिलाया और उसमें चेक कर रहे हो, तो सोचो कि क्या ये रेजिस्टेंस जो आएगा क्या NaCl की वजह से आएगा क्या? नहीं, उस पानी में पहले बहुत सारे आयन प्रेजेंट थे, उन आयनों की वजह से ये चीज दिक्कत आ रही है, या उन आयनों का ऐड होकर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो जो कंडक्टिविटी आएगी NaCl प्लस दूसरे की आएगी। तो अपने को ध्यान रखना है कि प्योर वाटर शुड बी यूज्ड, water in conductivity cell should be used। एक स्टार पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, देखना अपने इंडिया में यदि बात करें, एक मतलब कोस्टिंग की बात करें, हालांकि पूरा एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं, पर एग्जैक्ट अपन लमसम जाए प्योर वाटर का प्योरीफिकेशन किया जाए तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, लोग 3-4-5 हज़ार के पास 1 लीटर का प्राइस आएगा। तो यार अपने इंडिया में सोचते हैं कि यार क्यों इतना एक्सपेरिमेंट, इतना महंगा एक्सपेरिमेंट जा रहा है, तो पता है एक दिमाग लगाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले शुद्ध पानी यहाँ रखते हैं, शुद्ध पानी मतलब जो उनके हिसाब शुद्ध है, मटकी वाला पानी लिया यहाँ चेक कर लिया, उसमें आयन थे ना, उन आयनों की कंडक्टिविटी चेक कर ली, फिर NaCl मिलाया, देसी तरीका, फिर NaCl मिलाया, NaCl में NaCl की वजह से जो पहले से प्रेजेंट थे उनकी वजह से आया, तो जो पहले उनकी वजह से आया था पहले से निकाल रखा था, उसको घटा दिया जो टोटल आया था, तो नेट केवल NaCl की वजह से नहीं आ गया। क्या बात समझ पाओगे? देसी तरीका क्या है, आप तो जो पानी वो लगाओ उसमें और पानी कंडक्टिविटी चेक कर लो कि भाई K1 आई, फिर NaCl मिलाओ, उसकी कंडक्टिविटी चेक करो K2 आई। अब K2 में टोटल NaCl और पहले जो पानी के आयन्स उन दोनों की वजह से, और उन आयनों की जो पहले परसेंट उसकी कितनी थी, K1 थी, तो K2 - K1 कर दो, केवल NaCl की नहीं आ जाएगी। क्या कहेगा अब पानी शुद्ध लेके आ रहे हो, महंगा पानी खर्च कर रहे हो, इस तरीके से काम करो। इससे इसलिए बताया जा रहा है, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको जोड़ सकते हैं, सिंपल एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत काम में आएगी न्यूमेरिकल्स में, इसलिए बताई जा रही है इस कहानी के थ्रू, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलो, तो इस तरह से अपन ने कैसे कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं सीख लिए, और यदि अच्छा लगा है तो सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।